हेलो गाइस, मैं विजय प्रयागराज टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले भारत स्किल नीमी क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस ये मॉड्यूल 4 तक सॉल्व कर लिया था। अब देखिए नेक्स्ट हम मॉड्यूल 5 की तरफ चलेंगे, मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर्स। तो देखिए आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म और कैपेसिटर के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए, कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू इन द सर्किट। तो देखिए जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि हमें ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें सीरीज़ में हमारे 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 3 कैपेसिटर 30 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस जो है हमारा सीरीज़ में रहता है तो हम ऐड कर देते हैं डायरेक्टली, बट यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30। अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5/30, मतलब C इक्विवेलेंट कितना आ गया 6। ठीक है, तो हमारा जो C इक्विवेलेंट यानी कि इसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो कितनी 6 माइक्रोफैरड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5/30 कैसे है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसका ये 30 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 1 + 3 + 1। ठीक, तो ये 5/30 हो गया। और फिर हम 6 क्यों कर देंगे, क्योंकि ये 1/C इक्विवेलेंट था। अगर हम C इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखेंगे तो हमारा 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन भी करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि संधारिता की इकाई का मान क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो देखिए म्यू नहीं होता है, हेनरी भी नहीं होता है। हेनरी जो होती है वो हमारी इंडक्टेंस की यूनिट होती है, और म्यू भी नहीं होता क्योंकि वो हमारी जो है वो हमारी चालकत्व की होती है यूनिट। और फैरड भी नहीं, हाँ फैरड हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। संधारित्र की इकाई या कैपेसिटेंस की इकाई हमारी फैरड होती है। और जैसा कि कूलाम जानते हैं आप लोग, ये चार्ज या आवेश की यूनिट होती है क्योंकि। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, देखिए कि व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ अ कैपेसिटर दैट रिक्वायर्स 0.5 कूलाम टू चार्ज 235 वोल्ट। एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0 कूलाम आवेश की आवश्यकता होती है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमें V दिया हुआ है और Q दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की तो क्या होता है, C = Q/B। Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, Q की वैल्यू 0.5 और वोल्ट की वैल्यू 35। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.014 फैरड। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 3 का ये ऑप्शन करेक्ट है, 0.014 फैरड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि हाउ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी डिक्रीज्ड, मतलब कि संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है। तो देखिए संधारिता का जो मान है या कैपेसिटेंस का जो मान है उसको हम जो उनकी प्लेटें होती हैं उनके बीच की दूरी को बढ़ा करके कम कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए प्लेट क्षेत्रफल नहीं, एरिया को नहीं बढ़ा के कम कर सकते हम। इंक्रीज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स, उनकी प्लेट्स के बीच का रेजिस्टेंस नहीं, ये भी नहीं होगा। ये देखिए इसी ऑप्शन हमारा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, कि जो हमारा संधारित्रा होता है उसका मान कैसे हम बढ़ा सकते हैं, तो कैसे कम कर सकते हैं, तो प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा करके उसका मान कम किया जा सकता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा
पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? तो देखिए विच इज़ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पराचुंबकीय पदार्थ जो है वो हमारे क्या होते हैं कि जब हम इन पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाकर चुंबकित करते हैं या किया जाता है तो उनके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बाह्य आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होता है। तो देखिए जैसा कि पराचुंबकीय की बात करते हैं हम, तो ये वायु हमारा नहीं है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, स्टील भी नहीं है। जो हमारा वाटर है वो है हमारा डायमैग्नेटिक पदार्थ या सब्सटेंस। अब देखिए इसके अलावा जो है कौन कौन से हमारे नमक भी हमारा जो है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और चांदी भी हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, सोना भी हमारा जो है वो डायमैग्नेटिक में आता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा कि सोना, नमक, चांदी, जल, ये सब हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है। मतलब विच फैक्टर अफेक्ट्स द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है। तो देखिए जैसा कि जो हमारा विद्युत चुंबक होता है उसकी जो पोलैरिटी होती है वो धारा की दिशा मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट को प्रभावित करती है। इसको डायरेक्शन ऑफ करंट को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएफ। चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एम्पियर टर्न होता है, वही हमारा क्या होता है, चुंबकीय विद्युत वाहक बल। एमएमएफ इज इक्वल टू एन इंटू आई। एन जो है वो टर्न्स हो गया और आई जो है हमारा एम्पियर हो गया। ठीक है, एमएमएफ इज इक्वल टू एन इंटू आई मतलब एम्पियर टर्न्स। हमारा जो यूनिट होता है एमएमएफ का वो एम्पियर टर्न होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि यदि 3 प्रेरकत्व L1 L2 L3 श्रृंखला में जुड़े हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या होगा। व्हाट इज़ द टोटल इंडक्टेंस ऑफ 3 इंडक्टर्स L1 L2 एंड L3 आर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो देखिए कंडक्टेंस है, तो जब ये जुड़े रहेंगे सीरीज़ में तो हम जैसे रेजिस्टेंस के लिए R1 + R2 + R3 करते हैं। ठीक है, और कैपेसिटेंस के लिए उसका उल्टा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा इंडक्टेंस है वो भी रेजिस्टेंस की तरह है। अब यहाँ पे सीरीज़ की बात कर रहा है, तो अगर थ्री इंडक्टर्स हैं तो हम क्या करेंगे, LT = L1 + L2 + L3 कर देंगे। ठीक है, और अगर पैरेलल की बात करेगा तो ये वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा। ये नहीं यूज़ होगा। पैरेलल के लिए बात करेंगे तो ये हमारा 1/L इक्विवेलेंट = 1/L1 + L2 + L3 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, परमियंस की इकाई क्या है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ परमियंस। तो देखिए परमियंस की जो यूनिट है, देखिए यहाँ पे क्या दिया, एम्पियर टर्न। ये तो नहीं है क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा है कि ये एमएमएफ की इकाई होती है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो हमारा जो वेबर पर एम्पियर टर्न्स है, हाँ वेबर पर एम्पियर टर्न्स जो होती है वो हमारी परमियंस की यूनिट होती है। ऑप्शन भी 9 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, विच रूल इज़ अप्लाइड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स इन अ सोलेनाइड कॉयल। परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए हमेशा जो है वो दाहिने हाथ की हथेली का नियम यूज़ किया जाता है, राइट हैंड पाम रूल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कैलकुलेट द टोटल वैल्यू कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज़ कैपेसिटर सर्किट। देखिए ये क्वेश्चन दिया है लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो साफ साफ नहीं दिख रही है, केवल नीचे का 20 वोल्ट सही से दिख रहा है। फिलहाल इसका आंसर जो दिया हुआ है भारत स्कीम में वो 40 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है।
ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखिए, व्हाट प्रिकॉशन टू बी टेकन बिफोर कनेक्टिंग द डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग कैपेसिटर इन सीरीज़। तो देखिए, जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ऑप्शन ए, सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अब देखिए क्या दिया है, ईच कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी लेस देन इट्स वोल्टेज रेटिंग। हाँ, ये सही आंसर हो सकता है कि प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप जो है इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। ऑप्शन बी, 12 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है कि कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो देखिए, जैसा कि अभी इसके पहले हम लोग डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स देखे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स, वाटर, जल, नमक, चांदी, सोना, ये सब हमारे डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। अब देखिए, हम अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करेंगे कि इसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं। तो देखिए, क्लीट वायरिंग ये हमारा पैरामैग्नेटिक नहीं है। कॉपर हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। बिस्मिथ, ग्रेफाइट, ये सब हमारे पैरामैग्नेटिक नहीं है। अब अगर हम बात करेंगे और कौन कौन से पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं, तो एल्यूमिनियम, टंगस्टन और वायु भी हमारी पैरामैग्नेटिक होती है। देखिए, इसमें जो हमारे पैरामैग्नेटिक पदार्थ होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अयुग्मित होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन्स जिसके अयुग्मित होते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ में आते हैं। जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, वायु, ये सब हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखिए, ये आप लोग को BH कर्व दिख रहा होगा, ठीक है। तो BH कर्व देखिए, इसमें ये पॉइंट X दिया हुआ है, ये पूछा है कि क्या है। तो देखिए, अगर हम BH कर्व की बात करें तो ये हमारा B होता है इधर फ्लक्स, और ये हमारा H देखिए जहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है। H हमारा मैग्नेटिक फोर्स हो जाता है। अब अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ की जो हमारी कंडीशन होती है वो क्या होती है, सैचुरेशन हो जाती है। ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट या संतृप्त बिंदु कहलाता है, ठीक। और अगर हम बात करेंगे ये हमारा रिटेंटिविटी कहलाता है। और जहाँ पे ये X मार्क करके पूछा है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होता है वो हमारा कोएर्सिविटी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है कि व्हाट इज़ द सिमिलर टर्म इन मैग्नेटिक सर्किट फॉर कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है। तो देखिए, मतलब इसमें क्या पूछ रहा है कि जैसे विद्युत परिपथ में चालकता होती है, उसी तरीके से चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, किसके समान होता है। तो देखिए, वो परमियंस के समान होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हमारी परमियंस की यूनिट क्या होती है, वो हेनरी होती है, ठीक। देखिए, यहाँ पे कुछ यूनिट्स देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे रिलेक्टिविटी की एम्पियर टर्न अपॉन में वेबर होती है, ठीक है। एम्पियर टर्न अपॉन में वेबर हमारी रिलेक्टिविटी की यूनिट होती है। रिलक्टेंस की यूनिट एम्पियर टर्न अपॉन वेबर, या इसको हम हेनरी इन्वर्स भी बोल सकते हैं। परमेबिलिटी हेनरी अपॉन मीटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो चालकता के समान क्या है मैग्नेटिक सर्किट में, तो परमियंस होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। देखिए, जैसा कि अभी ऊपर ही बताया हमने कि जो हमारा रिलक्टेंस का यूनिट होता है वो एम्पियर टर्न अपॉन में वेबर होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, एम्पियर टर्न अपॉन में वेबर, या हम इसको बोल सकते हैं हेनरी इन्वर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि यदि विद्युत आवेश क्यों और वोल्टेज V है, तो C की सही अभिव्यक्ति क्या है। मतलब कि वही है कि यहाँ पे बोल रहा है कि अगर
क्यू आवेश है और वी वोल्टेज है, तो सी के लिए हम लोग हमेशा सी इज इक्वल टू क्यू बाई बी ये पढ़ते हुए चले आ रहे हैं 9th-10th क्लास से ही। तो हमारा 17 का ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, हाउ कैन यू इंक्रीज द पुलिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं, इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी, हाँ उसके क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाकर, ये करेक्ट आंसर है हमारा। और देखिए और क्या है, रिड्यूस द करंट इन द कॉयल, कुंडली में करंट कम करके नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। और रिड्यूस द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल, ये भी नहीं होगा। देखिए ये ऑप्शन है हमारा करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा which defines the flux intensity is always lagging behind the magnetizing force। फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है। तो देखिए जैसा कि अभी हम लोग इसमें क्या बोल रहा है कि फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, तो ये जो हमेशा हिस्टैरिसीस लॉस को जो है परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन सराउंडिंग मेटल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पे जो है मतलब हमारा जो है वो हमारा एडी करंट लॉस हो जाएगा, हिस्टैरिसीस तो नहीं रहेगा। हिस्टैरिसीस आप लोगों ने ऊपर देख लिया, स्किन इफेक्ट भी नहीं होगा, ये हमारा एडी करंट लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा 20 का करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है कि वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो देखिए जो हमारे एयर कैपेसिटर होते हैं उसका यूज़ हम इलेक्ट्रॉनिक्स या हम बोल सकते हैं, देखिए ऑप्शन के हिसाब से टीवी ट्यूनर में नहीं किया जाता है और ऑसिलेटर्स में भी नहीं होता है, ऑसिलेटर्स में भी नहीं होगा, लाउड स्पीकर में भी नहीं होगा, रेडियो रिसीवर में किया जाता है। जो हमारे एयर कैपेसिटर या वायु संधारित्र होते हैं इसका उपयोग रेडियो रिसीवर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है कि व्हाट विल हैपन इफ़ द पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज़ रिवर्सली कनेक्टेड। यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा कि उसमें क्या होगा कि हमारी जो मतलब यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा रहता है तो उसमें क्या होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा वो हीट कर जाएगा और उसकी वजह से वो विस्फोट कर जाएगा। तो देखिए इसमें क्या दिया ऑप्शन है, नो इफेक्ट ऑन द कैपेसिटर, मतलब ये गलत है। और एक्सप्लोड ड्यू टू एक्सेसिव हीट, हाँ देखिए ये है ऑप्शन भी हमारा सही है, अधिक गर्मी के कारण जो है वो विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। पैराचुंबकीय पदार्थ या डाईमैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से हैं। तो देखिए वही है डाईमैग्नेटिक मटेरियल, इसके पहले भी जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि डाईमैग्नेटिक मटेरियल में हमारे वाटर हो जाते हैं, नमक, चांदी, सोना। अब इसमें देखिए इसमें एक ऑप्शन वुड है, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है कि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो हमारा वुड है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी का फ्लक्स घनत्व की एसआई यूनिट क्या होती है। तो देखिए फ्लक्स घनत्व की जो एसआई यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है व्हाट इंडिकेट्स द शेप ऑफ अ BH वक्र हिस्टैरिसीस लूप ऑफ मटेरियल। पदार्थ का BH वक्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार का क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि पदार्थ का रिलक्टेंस नहीं, ये गलत है हमारा। फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं है, पदार्थ की फील्ड इंटेंसिटी या पदार्थ की क्षेत्र तीव्रता को भी नहीं दर्शाता। ये हमारा जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल
पदार्थ की चुंबकीय विशेषताओं को जो है दर्शाता है। BH कर्व हमारा पदार्थ की चुंबकीय विशेषताओं को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एडी करंट। तो जैसा कि देखिए एडी करंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, WE = BM का स्क्वायर F² और T2। देखिए इसमें जो है हमारा वोल्टेज भी नहीं है, करंट भी नहीं है, केवल फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो ये फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन 26 का हमारा जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है हमारा, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या है कि विच इज़ द कॉज फॉर चेंजिंग द परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है। तो देखिए परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का जो कारण होता है वो फ्लक्स डेंसिटी होता है, फ्लक्स घनत्व जो होता है उसी के कारण परमेबिलिटी जो होता है वो हमारी परिवर्तित होती रहती है। तो 27 ऑप्शन का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है कि किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ कैपेसिटर्स इज़ यूज्ड फॉर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा यहाँ पे प्लास्टिक फिल्म टाइप कैपेसिटर का नहीं यूज़ करते हैं, ये गलत है। सिरामिक डिस्क टाइप ये भी नहीं यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक भी नहीं यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोटेंटिलम प्रकार के जो हमारे कैपेसिटर होते हैं उनको अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इफ़ ओपन सर्किट फॉल्ट ऑकर्स। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे जहाँ पे भी खुला परिपथ दोष या ओपन सर्किट फॉल्ट की बात करेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि कुछ भी मतलब बिल्कुल करंट ही नहीं प्रवाह होगा तो कुछ होगा ही नहीं, तो वो वर्क ही नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया ऑप्शन ए इट विल नॉट फंक्शन। हाँ ये हो सकता है हमारा, यह कार्य नहीं करेगा। और भी ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इट विल ब्रस्ट एट वंस, एक बार में फट जाएगा, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि जब उसमें करंट नहीं आएगा तो वो फटेगा कहाँ से। फटने का मतलब ये है कि या तो यह ओवर हीट होके फट जाए, तो वो भी कैसे होगा अत्यधिक करंट आने पर। अब इट विल बिकम लीक हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं होगा। इट विल फंक्शन नॉर्मली, नहीं ये भी नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर है कि इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र का प्रभाव क्या होता है, अगर परिपथ खुला दोष हो मतलब ओपन सर्किट हो तो उसमें वो क्या करेगा, कार्य ही नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है, व्हाट विल बी द चेंज इन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स आर डिक्रीज्ड इन द कैपेसिटर। यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान को क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो जो धारिता का मान होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलेंगे। देखिए चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। तो ये हमारी जो होती है वो दिशीय विशेषता होती है, मतलब डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जो यहाँ पे दर्शाई जा रही है। और क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो फिर से वही, मतलब जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित होते हैं वो हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो है वो हमारा जैसे एयर होता है, टंगस्टन होता है। तो ये हमारा ऑप्शन एक जो है वो करेक्ट है। जो हमारा एयर है वो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, विच इज़ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो 33 है। विच मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज़ यूज टू मेक कॉमर्शियल पर्पस परमानेंट मैग्नेट्स। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, एक मिनट, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए जब भी हम बात करेंगे कि
वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए या हम बात करेंगे कॉमर्शियल पर्पस के लिए, तो वहाँ पे हमेशा इंडक्शन मेथड का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलेंगे। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टर्न्स इंक्रीज। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या होता है। तो देखिए उनके बीच का प्रभाव जो होगा वो अगर उनके टर्न इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उनके बीच के जो प्रभाव होंगे वो भी बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन कैपेसिटर। संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का कार्य क्या है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो इसमें दिया है कि इंक्रीज़ द स्ट्रेंथ ऑफ कैपेसिटेंस, नहीं ये हमारा नहीं होगा। प्लेटों के बीच किसी भी प्रकार का धारा को रोकता है, नहीं ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी प्लेटों के बीच लघु पतन से बचाता है, हाँ ये हमारा करेक्ट आंसर है। कि क्या दिया है कि जो हमारा इंसुलेटर होता है वो क्या करता है, तो मतलब शॉर्ट सर्किट, प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कि विच फैक्टर इज़ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन कैपेसिटर। संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है। तो जैसे कि देखिए जो हम बात करेंगे कि जो हमारा संधारित्र में धारिता का मान होता है वो जो हमारे प्लेटों का क्षेत्रफल होता है उस पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलेंगे कि विच टाइप ऑफ कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन आरएफ कपलिंग सर्किट। आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए वहाँ पे हम मोनोलिथिक टाइप कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन 37 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 की बस क्वेश्चन नंबर 37 तक ही आज। अब नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट आगे का सॉल्व करेंगे गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर भी करिए, कमेंट्स भी करिए अगर कोई डाउट है तो। और अब चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।